डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। बोहर्स मॉडल जो है उसके ड्रॉबैक के बारे में बताया था। और आज मैं आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो बोहर्स मॉडल के जो ड्रॉबैक थे उनको आउटकम करने के लिए जो नेक्स्ट मॉडल आया था बेटा, वो था आपका वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, या जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा, तो आपका जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम था वो दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। तो आज सबसे पहले हम उन दो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट था आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। देखते जाइएगा बच्चों, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर। क्लियर स्टूडेंट्स? डी ब्रॉगली क्या है? आज का टॉपिक आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर। जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने ये पाया कि जो आपके मटेरियल पार्टिकल हैं उनके अंदर दोनों तरह का करैक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, वेव करैक्टर भी और पार्टिकल करैक्टर भी। ठीक है कि नहीं? तो इसी के बेस पर उन्होंने कहा, किसने? लेविस डी ब्रॉगली ने। तो क्या कहेंगे हम? अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रॉगली, देखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग्स टू लुइस डी ब्रॉगली, ध्यान से सुनिएगा, डी ब्रॉगली, क्लियर सुन लीजिएगा बेटा, ऑल मटेरियल पार्टिकल, क्या कहा डी ब्रॉगली ने? कि जितने भी आपके क्या हैं मटेरियल पार्टिकल हैं, सच एज इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका प्रोटॉन हो गया, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर हम ले लें ए पीस ऑफ चॉक ले लें, जितने भी आपके मटेरियल पार्टिकल, ए पीस ऑफ चॉक ले लें, ए बॉल ले लें, ठीक है कि नहीं? ये सारे के सारे पजेस्ड करते हैं, पजेस्ड ड्यूअल करैक्टर। कौन सा करैक्टरिस्टिक पाया जाता है इनके अंदर? ड्यूअल करैक्टर। ठीक है कि नहीं? और द वेव associated with a particle is called a matter wave or de Broglie wave, मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। ध्यान से सुनिएगा बेटा, डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन, ए पीस ऑफ आप चॉक की बात करें, चाहे आप बॉल की बात करें, ठीक है कि नहीं, सबके अंदर ड्यूअल करैक्टरिस्टिक पाया जाता है। मीन्स पार्टिकल के साथ साथ उनके अंदर कौन सा? वेव करैक्टर भी पाया जाता है। और जब किसी पार्टिकल के साथ वेव करैक्टर एसोसिएट होता है तो उस वेव को हम नाम देते हैं बच्चों, क्या? मैटर वेव, या क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेव। क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर वेव, या फिर क्या बोलेंगे उसको? डी ब्रॉगली वेव। तो देखिएगा बेटा, क्या रिलेशनशिप दिया था डी ब्रॉगली ने, देखते जाइएगा बच्चों। देखो, जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ, ठीक है कि नहीं, उसको हम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? तो देखिएगा, द वेवलेंथ associated with, ध्यान से सुनिएगा, any material particle, क्या कह रहे हैं हम? द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल पार्टिकल was calculated एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि सपोज कीजिएगा कि हम एक फोटोन लेके चल रहे हैं, मटेरियल पार्टिकल के फॉर्म में हम क्या लेके चल रहे हैं? फोटोन। हम सपोज करें कि फोटोन के पास दोनों तरह के करैक्टरिस्टिक हैं, वेव करैक्टरिस्टिक भी है और पार्टिकल करैक्टरिस्टिक भी है। तो दोनों के केस में हम एनर्जी कैसे बताएंगे उनकी? देखिएगा, इन केस ऑफ ए फोटोन, सपोज कीजिएगा कोई मटेरियल पार्टिकल हमने क्या ले लिया है बेटा? फोटोन ले लिया है, ठीक है। इफ़ इट इज़ एज्यूम्ड टू हैव वेव करैक्टर, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो आपका फोटोन है
उसके अंदर कौन सा करेक्टर है बच्चों? वेव करेक्टर है। समझ में आया कि नहीं? फोटोन हैविंग विच करेक्टर? वेव करेक्टर। देन इट्स एनर्जी इज गिवन बाय, इट्स एनर्जी इज गिवन बाय, तो हम इसकी एनर्जी को कैसे देंगे बच्चों? ध्यान से देख लीजिएगा, कौन से रिलेशन से? प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। E इक्वल टू एच न्यू, आपको पता है न्यू फ्रीक्वेंसी, दैट इज द वेव करेक्टर। ये कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? आपका अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आगे देख लीजिएगा, इसके बाद में बेटा यहाँ पर आपको पता है न्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। न्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, ठीक है। और एच क्या कहलाता है? आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर हम फोटोन को वेव मान के चल रहे हैं तो हम इसकी एनर्जी हम देंगे किस रिलेशनशिप से बेटा? E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अगर सपोज कीजिएगा इफ द फोटोन is supposed to have particle character, ध्यान से देखिएगा, फोटोन इज सपोज टू हैव पार्टिकल करेक्टर। जो आपका फोटोन है उसके अंदर कौन सा करेक्टर पाया जा रहा है बेटा? पार्टिकल करेक्टर। देन इट्स एनर्जी इज गिवन बाय, इट्स एनर्जी इज गिवन बाय, तो हम इसकी एनर्जी कैसे देंगे? देख लीजिएगा बेटा, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। कौन सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी एनर्जी बताइएगा? E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो हम देखिएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिएगा, ये फोटोन का हमने कौन सा करेक्टर माना? वेव करेक्टर, दैट इज E इक्वल टू एच न्यू। तो उसकी एनर्जी हम किस रिलेशन से देंगे? E इक्वल टू एच न्यू। और अगर हम फोटोन को सपोज करो आपका पार्टिकल मान के चल रहे हैं तो उसकी एनर्जी होती है क्या? एम सी स्क्वेयर। तो बताइएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा? एच न्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों एम सी स्क्वेयर। अब आप सबको पता होता है न्यू इक्वल टू होता है C बाय लैम्डा। तो आप क्या करेंगे? एच C बाय लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एम सी स्क्वेयर। C से आपका स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? देखिएगा, H बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी। या आप बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू H अपॉन एम सी। क्लियर हो गया बेटा? क्या बन गया? लैम्डा इक्वल टू H बाय एम सी। तो ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, ये जो आप वेवलेंथ का फॉर्मूला बोल रहे हैं, किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। डी ब्रॉगली ने ऐसा कहा कि द अबव इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल पार्टिकल, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर जो मास ऑफ फोटोन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है मास ऑफ पार्टिकल से। यहाँ पर ये m मास ऑफ फोटोन को क्या मान लिया हमने? मास ऑफ पार्टिकल, किसी भी मटेरियल पार्टिकल का मास, ठीक है कि नहीं। c क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, समझ गए। यहाँ पर m आपका मास ऑफ फोटोन, हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ जो भी पार्टिकल आप लेके चल रहे हैं वो, ठीक है। c क्या हो जाएगी? जो आप पार्टिकल लेके चल रहे हैं उसकी क्या कहलाएगी बेटा? वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं? ये आपकी रिलेशनशिप होगी लैम्डा इक्वल टू H बाय एम सी, ठीक। आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? आपका मोमेंटम, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो आप क्या कह सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P। अगर आप कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो आप बोलेंगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। क्लियर हो गया बेटा? इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या कहा जाता है इसको बेटा? डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं हम इसको? डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। तो क्या क्या निकला इससे रिजल्टेंट आपका? कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल is inversely proportional, inversely proportional
टू मोमेंट। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया ये आपको रिलेशनशिप? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये रिलेशनशिप आपका क्या समझाता है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो उसके अंदर वेव करैक्टर भी पाया जाता है, ठीक है कि नहीं? पार्टिकल करैक्टर तो हो गई, पार्टिकल के साथ साथ और कौन सा करैक्टरिस्टिक पाया जाएगा उसके अंदर? वेव करैक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि पार्टिकल और वेव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देख लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, डिफरेंस बिटवीन ए पार्टिकल एंड ए वेव। डिफरेंस बिटवीन ए पार्टिकल एंड ए वेव। तो देखिएगा, इस साइड हम क्या लिख लेंगे बच्चों? पार्टिकल, और इधर हम क्या लिख लेंगे? आपका वेव। पार्टिकल और वेव के बीच अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो एक साइड हमने पार्टिकल लिख लिया है और दूसरी साइड क्या लिख लिया है? वेव लिख लिया है बच्चों। ध्यान से देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्टिकल का पॉइंट देख लीजिएगा बेटा। आपको पता है कि कभी भी कोई भी एक चॉक का पीस लोगे, चाहे आप एक क्या बोलते हैं बॉल लोगे, आपको पता है एक फिक्स्ड स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है आपकी, चाहे बॉल हो चाहे चॉक का पीस हो, ठीक है कि नहीं? चाहे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हो, कोई भी चीज़ आप लेंगे, ये वेल डिफाइंड पोजीशन होती है इनकी स्पेस में। तो हम कहेंगे ए पार्टिकल इज लोकलाइज्ड इन द स्पेस। आपका जो पार्टिकल होता है बेटा वो स्पेस में क्या हमेशा क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है। क्लियर हो गया? लेकिन कभी अगर आप वेव की बात करें तो वेव जो होती है बेटा वो एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं होती है, डी लोकलाइज्ड होती है। ए वेव इज डी लोकलाइज्ड इन स्पेस। डी लोकलाइज्ड इन स्पेस। जैसे सपोज कीजिएगा, अगर आप साउंड वेव की बात करें, अगर आप कहीं पर एक माइक लगाते हैं तो आपको पता है कि जो साउंड ऑफ स्पीकर होती है वो एवरीबॉडी, जो जितनी भी आपकी ऑडियंस होती है, हर ऑडियंस आपकी उस आवाज़ को सुन सकती है। वो पर्टिकुलर लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है ना? जो वेव है वो लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है कि नहीं? तभी हर पर्सन तक जो है, अगर स्पीकर हम लगाते हैं तो हर पर्सन तक जो है वो आवाज़ पहुँचती है स्पीकर के थ्रू। क्लियर हो गया कि नहीं? या इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप कहीं किसी तालाब के अंदर कहीं पानी है और उसके अंदर अगर कोई पत्थर का पीस डालते हैं आप, तो वेव जो है वो पूरे उसमें मूव करना स्टार्ट कर देती है आपकी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी फिक्स नहीं होती है। तो लोकलाइज्ड नहीं होती, डी लोकलाइज्ड होती हैं, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका पार्टिकल और वेव के बीच डिफरेंस का, आपको पता है कि जो स्पेस एक पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है उस स्पेस को दूसरा पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ना बेटा? तो जो स्पेस एक पार्टिकल लेता है वो दूसरा पार्टिकल नहीं ले सकता है, ठीक? या हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे की जगह को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो हम सेकंड डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? पार्टिकल डू नॉट इंटरफेयर। पार्टिकल एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेव की, तो बेटा सेम रीजन में एक साथ दो या दो से ज़्यादा वेव जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? टू और मोर वेव्स कैन को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। को एग्जिस्ट इन द सेम स्पेस में दो या दो से ज़्यादा वेव जो है वो आपकी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है कि नहीं? और हम कह सकते हैं एंड हेंस इंटरफेयर, मतलब एक दूसरे में क्या करती हैं? इंटरफेयर करती हैं। जबकि पार्टिकल, जो स्पेस एक पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया होता है उसको दूसरा पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम एक पर्टिकुलर रीज़न ले लें, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हूँ मैं। अगर हम एक पर्टिकुलर रीज़न की बात करें तो उस पर्टिकुलर रीज़न में जितने भी पार्टिकल होते हैं उनका सम कर लो तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं रीज़न में उनका निकालना हो आपने, तो टोटल वैल्यू जो है वो क्या होगी? उनके इक्वल टू देयर सम। जैसे एक रीज़न लिया मैंने, एक रीज़न दे दिया आपको, उसमें कितनी चौक है तो आप उन सब का सम कर लो तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो हम बोलेंगे व्हेन ए नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन ए गिवन स्पेस,
ठीक है, देयर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, देयर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, देयर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू देयर सम। क्लियर हो गया कि नहीं? टोटल वैल्यू निकाल रही हूँ कि एक रीजन में कितने पार्टिकल हैं तो उनकी वैल्यू का सम कर लो। लेकिन अगर आपने वेव्स निकालनी हो तो बेटा, क्योंकि इंटरफेयर करती हैं वेव्स एक दूसरे में, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव कैसी होगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी, ये डिपेंड करता है कि इंटरफेरेंस कैसी है, कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? कि व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स, क्या लिखेंगे, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स, अगर हमें वेव्स कैलकुलेट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस, नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस, तो हम कहेंगे ड्यू टू इंटरफेरेंस, क्योंकि वो एक दूसरे में इंटरफेयर करती हैं, ड्यू टू देयर इंटरफेरेंस। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट क्या होगी, रिजल्टेंट वेव कैसी होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, तो ये डिपेंड करता है ड्यू टू इंटरफेरेंस। इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, अपॉन द इंटरफेरेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरफेरेंस कैसा है, मे बी कंस्ट्रक्टिव, मे बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है बेटा, देखो जैसे ये दो वेव हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कहा जैसे एक पॉइंट से ये आपकी एक वेव ऐसे जा रही है, दूसरी वेव भी आपकी इसी तरह से जा रही है, ठीक है कि नहीं? तो बताओ क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट जो है वो, ये देखो ये दोनों ऊपर को जा रही है ना, तो आपका ये आ जाएगा ना रिजल्टेंट इसका, समझिए दोनों सेम फेज में चल रही हैं तो रिजल्टेंट इनका लार्जर वेव बनेगी, ठीक है कि नहीं? और अगर सपोज करो एक वेव तो आपकी इन फेज चल रही है, ठीक है, और दूसरी वेव आपकी अपोजिट चल रही है, इस तरह से जा रही है, क्लियर हो गया कि नहीं? तो जब ये तो इस केस में क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो कैसी बन जाएगी बेटा, ऐसे स्मॉलर आ जाएगी, दिस इज द रिजल्टेंट वेव। समझ में आया कि नहीं? ये आपकी रिजल्टेंट वेव। तो जैसे एक रीजन में आपको पार्टिकल लेने, जैसे ये रीजन है, इसमें कितने पार्टिकल हैं, तो उन पार्टिकल का सम कर लो, इन पार्टिकल का क्या कर लो आप, सम कर लिया तो पार्टिकल निकल आएंगे, टोटल पार्टिकल कितने। लेकिन अगर एक स्पेस में हमने वेव निकालनी है कितनी है, तो वेव क्योंकि एक दूसरे में इंटरफेयर करती हैं, समझ गए, एक जगह से एक से ज़्यादा वेव जाती हैं, तो सारी वेव अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिजल्टेंट वेव आपकी बड़ी हो जाएगी। अगर एक वेव आपकी अपर डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी जो है वो आपकी अपोजिट में चल रही है उसी स्पेस के अंदर, तो आपका रिजल्टेंट वेव जो होगी वो स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इंटरफेरेंस पर कि आपका इंटरफेरेंस अगर